हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अगेन सभी का वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। संडे स्पेशल क्लास में आर्ट ऑफ रीडिंग की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, इस क्लास का ऑब्जेक्टिव है इंग्लिश को आप एज अ लैंग्वेज साइंटिस्ट अप्रोच करें। जो इंग्लिश में एक हिडन पैटर्न होता है सेंटेंसेस बनाने का, पढ़ करके मीनिंग निकालने का, उस पैटर्न को मैं इस क्लास में आपको पकड़ना सिखाता हूं। मेरे ख्याल से यूट्यूब की ये सबसे यूनिक क्लास है एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। 5 मिनट की क्लास में आप खुद ही इस चीज को फील करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। मेरा नाम है अमन बहल और इस क्लास में आपको एक सेंटेंस दिखाऊंगा मैं, जो हमने द हिंदू के कई दिनों के एडिटोरियल्स को मिला करके बनाया है। इस सेंटेंस में ढेर सारी एरर्स हैं, लेकिन वो एरर्स आपको पकड़नी है इसको ब्रेक करके। हर वर्ड को उसकी जगह बताएंगे, पहले कौन सा बाद में कौन सा ग्रामर रूल कहां लगा है उसके पीछे का लॉजिक देखेंगे। और जो भारी भरकम वर्ड्स हैं वोकैब के, जो पिछले वीक में आपने सीखे थे, सभी को रिवाइज करेंगे। देखिए, एज ए टीचर जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, एक रिक्वेस्ट आप सभी से मैंने कंसिस्टेंटली फेस की है। प्रेटी मच एवरी डे की रिक्वेस्ट मेरे सामने होती है कि सर कोई ऐसी वीडियो सीरीज हो, कोई कोर्स हो जिसमें इंग्लिश ग्रामर भी आती हो, इंग्लिश रीडिंग करना भी सीख जाएं, वोकैब को भी हैंडल करें और आरसी, पैराजंबल्स, क्लोज टेस्ट, इंग्लिश का हर एस्पेक्ट एक सिंगल सीरीज के अंदर सिंगल टूल किट में आपको मिल सके। तो इसी रिक्वेस्ट को ध्यान में रख करके बनाया गया है इंग्लिश अनलॉक्ड फुल टूल किट कोर्स। एक ऐसा कोर्स जिसमें आपके एग्जाम का इंग्लिश का हर एस्पेक्ट कवर्ड है। अब इस कोर्स के बाद में आपको कोई दूसरी वीडियो, कोई दूसरी किताब खोल करके नहीं देखनी है, सब कुछ इस कोर्स के अंदर ऑलरेडी आपको अवेलेबल मिलेगा। कोर्स का प्राइस रखा गया बहुत कम, 949। यू कैन अवेल दिस कोर्स ऑन दिस डिस्काउंटेड प्राइस। याद रखें, ये फुल टूल किट है। 50% कोर्स हो चुका है। 2026-27 के लिए हम एम कर रहे हैं हर एग्जाम को यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द कोर्स। इस कोर्स का बेनिफिट लेने के लिए वाईडी ऐप को डाउनलोड करें। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा गया है। कोर्स आपको वेबसाइट और ऐप दोनों पे अवेलेबल है। अनलॉक्ड कोर्स के साथ साथ ऐप के ऊपर आपको हमारा राइटिंग का सुपर हिट कोर्स भी मिलेगा, जिसमें आपको इंग्लिश में लिखना सिखाया गया है सिर्फ 50 से 60 घंटों में। कोई फालतू बात नहीं है, जितना जरूरी है उतना ही 50 से 60 घंटे क्रैश कोर्स की तरह आप इंग्लिश में लिखना सीख सकते हैं। और अगर आप सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप डिटेल्ड राइटिंग कोर्स को भी एनरोल कर सकते हैं। मिशन सिविल सर्विसेज फुल माइग्रेशन कोर्स है, हिंदी टू इंग्लिश। दोनों ये तीनों कोर्सेज ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं, सारे एस्पेक्ट्स इनमें कवर्ड हैं। ये टीम का नंबर है व्हाट्सएप का, कोई भी क्वेरी हो टीम से व्हाट्सएप करके आप बात करें। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है। चलिए, ये पहला सेंटेंस आपके सामने है। देखिए, इस क्लास में बहुत कुछ आएगा। अभी इस सेंटेंस को अपने ब्रेक करेंगे, जितने भी बड़े वोकैब वर्ड्स हैं उनको मैं रिवाइज करवा दूंगा आपको, है ना। लेकिन ये सब करने से पहले एक बार आप खुद से इस सेंटेंस को एक ट्राई दो, अपनी नॉलेज को, समझ को अप्लाई करो इस सेंटेंस पे और देखो कितना इस सेंटेंस से आप लड़ पाते हो। मीनिंग निकालो इसका जहां तक आपसे निकल सकता है। सभी लोग इसको ट्राई देंगे वीडियो को पॉज करके। चलिए, अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप इसको ट्राई दे चुके हो। अगर आपने इसको ठीक से ट्राई दी है तो इस सेंटेंस को इन टुकड़ों में आपने तोड़ा होगा पढ़ते हुए। Had the revision exercise planned more carefully, its infirmities would have been addressed prior than the implementation. देखिए, ये स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हो ना, अभी इसको अपने को डिटेल में देखना है। इसको बोलते हैं थर्ड कंडीशनल की स्ट्रक्चर। थर्ड कंडीशनल आपको पता है, अगर ऐसा हो गया होता तो ऐसा हो जाता, ना तो ऐसा हुआ और ना ऐसा हुआ, पर ऐसा हो गया होता तो ऐसा हो जाता। अगर मैंने पढ़ लिख लिया होता तो मैं एग्जाम को क्रैक कर लेता। ये बिल्कुल वही वाली स्ट्रक्चर है। कह रहा है जी, जो रिवीजन की एक्सरसाइज है अगर वो प्लान्ड होती, अब ये हैड शुरू में आया, ये अगर की बात कर रहा है। डिटेल में भी स्ट्रक्चर को करना है, सिर्फ मीनिंग निकाल के आपको बता रहा हूं। कह रहा है जी, अगर ऐसा हो गया होता, ये रिवीजन की एक्सरसाइज प्लान की गई होती और ज्यादा सावधानी से या केयरफुली, तो क्या होता, इसकी जो इनफॉर्मिटीज है उनको एड्रेस कर लिया गया होता या उनको अच्छे से संबोधित किया गया होता। और कब? बिल्कुल पहले या प्रायर देन इसके इंप्लीमेंटेशन के, या फिर इस जो एक्सरसाइज के अमल में लाए जाने के। इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज को जो आपने सोचा है करके दिखाना, हिंदी में बोलते हैं अमल में लाना, है ना। तो जब ये एक्सरसाइज आपने की थी, इसके अमल में लाए जाने से पहले अगर आपने इसको ठीक से किया होता प्लान, तो फिर इसकी इन्फॉर्मिटीज जो है एड्रेस हो जाती, सारी की सारी इसकी कमजोरियों का सोल्यूशन निकल आता। इन्फॉर्मिटी का मतलब होता है कमजोरी। अब देखो, ये था फर्स्ट पोर्शन ऑफ द सेंटेंस। यहीं पे रुक जाओ, एक बार इसको सिंक इन होने दो अपने अंदर। इस सेंटेंस के कई पोर्शंस हैं। पहला मेजर पोर्शन जो है वो इस कॉमा लगने पे खत्म हो गया। दूसरा मेजर पोर्शन शुरू हो रहा है एज कंजंक्शन के बाद। एज का मतलब है यहां पे बिकॉज। हुआ क्या? कह रहा है जी, एज या बिकॉज कंफ्यूजन प्रिवेल्ड अमंग द ऑफिशियल्स।
कंफ्यूजन जो है वो प्रिवेल करने लगी या फैलने लगी ऑफिशियल्स के अंदर या सरकारी अधिकारियों के अंदर। ऑफिशियल्स कौन होते हैं? जो सरकार की किसी पॉलिसी को, किसी एक्सरसाइज को इंप्लीमेंट करते हैं। कह रहा है ये इसीलिए हुआ क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन फैल गई, प्रिवेल कर गई सरकारी ऑफिशियल्स के अंदर। ये है इस सेंटेंस का दूसरा पोर्शन। अगर आप मुझसे पूछें तो ये सेंटेंस सिर्फ इन्हीं दो पोर्शन से मिलकर के बना है। अब आप बोलोगे सर ये बाकी वाला तो बहुत सारा बचा हुआ है, आधा सेंटेंस तो छूटा हुआ है। देखिए बाकी जो बचा हुआ है ना, इसकी स्ट्रक्चर देखो। वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है बिना इज एम आर के, फिर अगेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है बिना इज एम आर के, और फिर अगेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है बिना इज एम आर के। ये तीनों है प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेजेस, और ये किसके बारे में बता रहे हैं? ऑफिशियल्स नाम के नाउन के बारे में बता रहे हैं। कौन से ऑफिशियल्स? सरकारी ऑफिशियल्स। कौन से? कह रहे वो सरकारी ऑफिशियल्स जो तीन काम कर रहे थे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा के। पहला काम था ऑपरेट करने का बहुत सारी यानी मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स के अंदर, या फिर यूं कह दें कि बाधाओं के नीचे। कंस्ट्रेंट्स होती हैं लिमिटेशंस, ऐसी चीज, सीमा जो आपको आगे बढ़ने से, काम करने से कोई रोके। ये वो ऑफिशियल्स थे जो काम कर रहे थे बहुत सारी सीमाओं के अंदर, कंस्ट्रेंट्स के अंदर। और क्या कर रहे थे? ये वो ऑफिशियल्स थे जो एनफोर्स कर रहे थे या फोर्स में ला रहे थे ऐसी स्क्रूटनी को, जांच को, जो पंक्टिलियस भी थी और येट फिर भी मिसडायरेक्टेड भी थी। पंक्टिलियस इस वर्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा डिटेल्ड। जैसे अपने सेंटेंस को पढ़ रहे हैं ना, पंक्टिलियस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो ये एनफोर्स कर रहे थे ऐसी जांच को, स्क्रूटनी को, जो बहुत डिटेल्ड भी थी लेकिन मिसडायरेक्टेड भी थी। उसका डायरेक्शन जो है गलत दिशा में था। जरूरत से ज्यादा गलत आदमी की जब आप जांच करते हो तो वो मिसडायरेक्टेड हो जाती है। सही आदमी की करो, हर आदमी की जांच करोगे तो सबको परेशानी होगी। तो ये ऑपरेशन करने वाले ऐसे ऑफिशियल्स जो इस चीज को कर रहे थे इनफोर्स। थोड़ा पेन है सेंटेंस में, लंबा सेंटेंस है ना, छोटे छोटे पेन अपने को लेने पड़ेंगे, पीसेस करने पड़ेंगे। चलो, स्क्रूटनी किसकी थी? स्क्रूटनी हो रही थी इलेक्टोरेट्स की। इलेक्टोरेट का मतलब होता है सभी वोटर्स की। अच्छा, और इस प्रकार से वो क्या कर रहे थे? इस प्रकार से वो तीसरा एक काम को और भी कर रहे थे। वो बना रहे थे इस पूरी की पूरी हैपहैज़र्ड एक्सरसाइज को या बेतरतीबी से होने वाले काम को एक फार्स या फिर एक मखौल। फार्स का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो देखने में संजीदा हो लेकिन हो एक मजाक। जैसे कि कोई आपको सीरियस बात करे लेकिन बाद में पता लगे आपके जो है फिरकी ले रहा था, है ना, मखौल कर रहा था, आपके साथ मजाक कर रहा था। तो ये ऑफिशियल्स भी इस तरीके से पूरी की पूरी इस एक्सरसाइज को एक मखौल या मजाक का पात्र बना रहे थे जो हैपहैज़र्ड तरीके से हो रही थी। मुझे पता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने एक साथ आपको दे दी। एक बार हम इसको रिपीट करेंगे, फिर इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर को मैं ब्रेक करूंगा। मोटा मोटा सेंटेंस कुछ इस तरीके का है। इसमें एक थर्ड कंडीशनल पड़ा हुआ है मेजर पार्ट में। थर्ड कंडीशनल में बता रहा है कि एक काम अगर हो गया होता तो ये वाला काम भी हो जाता। और वो थर्ड कंडीशन में काम है कि अगर ये एक्सरसाइज रिवीजन की प्लान की गई होती और ज्यादा ध्यान से, तो फिर इसकी इन्फर्मिटीज यानी कमजोरियों को एड्रेस कर लिया गया होता, संबोधित किया होता, उनका हल निकाला गया होता। और कब? इसके इंप्लीमेंटेशन से पहले, इस पूरी एक्सरसाइज को अमल में लाने से पहले। और देखो ये सेकंड पार्ट है। इसके बाद बिकॉज कंजंक्शन के बाद सेकंड पार्ट जो है वो सबऑर्डिनेट है। फर्स्ट वाला पार्ट मेन है। सबऑर्डिनेट कैसे है? क्योंकि बिकॉज एक नॉन फैन वॉइस कंजंक्शन है। अंग्रेजी में 7 कंजंक्शन है। अगर ये कहीं लग जाए तो वो जो दूसरा पार्ट उसके बाद में आता है वो मेन पार्ट का साथी होता है। लेकिन अगर ये 7 कंजंक्शन, फैन वॉइस कंजंक्शन, इनके अलावा कोई और कंजंक्शन लगी हो तो दूसरा पार्ट जो है वो सबऑर्डिनेट होता है, यानी फर्स्ट पार्ट का चेला होता है। अब ये फैन वॉइस कंजंक्शन आपको पता है, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो। तो यहां पे लगा हुआ एज। एज तो इसमें आता नहीं, इसलिए बोल रहा हूं ये दूसरा पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट का चेला है। कह रहे जी ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंफ्यूजन फैल गई सरकारी अधिकारियों के बीच। अब ये सरकारी अधिकारी कौन थे? ये 3 तरीके से बताया गया। 3 काम कर रहे थे। एक तो ये ऑपरेट कर रहे थे बहुत सारी सीमाओं के अंदर। दूसरा ये एनफोर्स कर रहे थे एक ऐसी जांच को वोटर्स की, इलेक्टोरेट्स की, जो बहुत पंक्टिलियस या डिटेल तो थी लेकिन गलत दिशा में हो रही थी, मिसडायरेक्टेड थी। और तीसरा इस प्रकार से, देयर बाय मतलब इस प्रकार से, तो हेंस या इस प्रकार से वो बना रहे थे इस पूरी हैपहैज़र्ड या बेतरतीबी से होने वाले काम को, एक्सरसाइज को, कि वो बन जाए एक फार्स, बन जाए एक मखौल या मजाक। चलो, होपफुली अब स्ट्रक्चर थोड़ी सी आपके दिमाग में बैठी होगी। तो ये था जी सेंटेंस का मैक्रो ब्रेक। मैक्रो मतलब मोटा मोटा। पार्ट नंबर 1
थर्ड कंडीशनल में। पार्ट नंबर 2 ये एक सबऑर्डिनेट क्लोज है जो फर्स्ट क्लोज के उसका चेला है ना, उस क्लोज को रिलेट कर रहा है। पार्ट नंबर 3 ये पूरा पार्टिसिपल क्लोज है, फ्रेज है जो ऑफिशियल्स नाम के नाउन के लिए आया है। अगर इस तरीके से आप सेंटेंसेस को ब्रेक नहीं कर सकते हैं मोटे मोटे पार्ट्स में, तो इसका मतलब आप इंग्लिश में हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे। हर स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट, हर टीचर इंग्लिश को, कोई भी सेंटेंस को इंग्लिश में इसी तरीके से दिमाग में ब्रेक करता है। पहले आप जब पेपर में ब्रेक करते हो आपको ये बड़ा बड़ा लगेगा करना, भारी भरकम काम लगेगा, लेकिन जब आप सीख जाओगे, 10 15 20 क्लासेस मेरे साथ ले लोगे, तो ये चीजें आप दिमाग में नेचुरली ब्रेक करोगे। जैसे आप एक्टिवा चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, कभी आपको दिमाग लगाना पड़ता है उसमें कि अब मैं यहाँ पे एक्सेलेरेटर दूं या ब्रेक लगाऊं, अपने आप चलती है ना गाड़ी। तो ये इंग्लिश की गाड़ी आपकी अपने आप चलेगी जब आप ड्राइविंग सीख लोगे। तो ये आपकी ड्राइविंग क्लास है। अब जल्दी से ये जो 3 पार्ट्स है ना, इन तीनों पार्ट्स को मैं माइक्रो ब्रेक करूंगा ताकि आपको पता लगे हर पार्ट के अंदर कौन कौन सी एरर्स थी। चलिए, इस पूरे सेंटेंस के अंदर 3 सब्जेक्ट्स हैं और 3 वर्ब्स हैं। फर्स्ट पार्ट में 2 सब्जेक्ट्स हैं। पहला सब्जेक्ट है रिवीजन एक्सरसाइज, इसको मैं मान लेता हूं सब्जेक्ट नंबर ए। इसकी वर्ब है हैड प्लान्ड, इसको मान लेता हूं वर्ब नंबर ए। सब्जेक्ट ए की वर्ब ए, हालांकि ये लगी हुई है वर्ब की थर्ड फॉर्म में, हैड प्लस में V3 के फॉर्म में आई है। इसी पार्ट में सब्जेक्ट नंबर 2 मिलेगा, एस बी मान लेता हूं इसको, सब्जेक्ट बी। वर्ब होगी इसकी लंबी सी वुड हैव बीन एड्रेस्ड पैसिव में, इसको मान लेता हूं वर्ब नंबर बी। चलिए, फिर थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में कंजंक्शन आई है, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट नंबर 3, इसको सब्जेक्ट सी मान लेता हूं, और इसकी वर्ब है जी प्रिवेल्ड, वर्ब नंबर सी। अब ये जो वर्ब है ये एक्चुअल में V2 में आई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। प्रिवेल का मतलब होता है किसी चीज का लगातार बने रहना। फिर जो चौथा पार्ट आया, इसके अंदर 3 पार्टिसिपल्स हैं, सब्जेक्ट वर्ब्स अलग से नहीं है। पार्टिसिपल कैसे हैं हमें पता लगा जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हमने बिना हेल्पिंग वर्ब के देखा। अंग्रेजी में वर्ब की आईएनजी फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती। अगर वो बिना हेल्पिंग वर्ब के आ जाए तो इसका मतलब है वो एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल है, वर्ब नहीं है। और पार्टिसिपल होता है तो एक एडिशनल काम बताती हैं वो। तो ये ऑफिशियल्स वो थे जो एक तो कर रहे थे ऑपरेटिंग, दूसरा कर रहे थे इन्फोर्सिंग, और तीसरा कर रहे थे मेकिंग। 3 पार्टिसिपल्स जुड़े हुए हैं, ऑपरेटिंग, इन्फोर्सिंग और मेकिंग। दोनों के बीच में, तीनों के बीच में 2 कंजंक्शन आई है, एंड और देयर बाय। ठीक है, ऐसे ये पूरा सेंटेंस बना हुआ है। बाकी अगर वर्ड्स को देखोगे तो आपको प्रेपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट मिलेंगे, जैसे प्रायर, देन, यहां पे देन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इंप्लीमेंटेशन। जैसे अंडर प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है इसका कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बाधाएं। अमंग एक प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है इसका ऑफिशियल्स, ऑफिशियल यानी अधिकारी, अमंग का मतलब होता है के बीच। अच्छा, ऑन प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है इसका इलेक्टोरेट्स, इलेक्टोरेट का मतलब होता है सारे वोटर्स। और चलिए, बाकी इसमें कुछ देखने वाला और नहीं है। तो ये तरीका है सेंटेंसेस को ब्रेक करने का। अब मैं चाहता हूं एक बार वीडियो को आप फिर से पॉज करें, और ये जो सेंटेंस हमने ब्रेक किए हैं माइक्रो छोटे पोर्शंस में, कहीं पे कोई एरर आपको दिख रही है तो बताएं। चाहे आप 5 मिनट ले लो, वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से सारी एरर्स को पकड़ो। चलो करवा दूं मैं, ट्राई खुद से जरूर देना। अब बहुत आसान है अगर छोटे छोटे पीस आपने कर दिए तो। वो कैब मैं आपको लास्ट में करवा दूंगा, 3-4 वर्ड्स हैं जो इस क्लास में आए हैं, इनको आपको अलग से जो है लास्ट में रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, देखो जी, इसमें 3 जो पार्ट्स है ना, उसमें कुछ एरर्स हैं, जैसे कि फर्स्ट और मेजर एरर है थर्ड कंडीशनल की। ध्यान से सीखना, एक बार में सीख जाओगे। मैंने आपको बताया था थर्ड कंडीशनल कैसे यूज होता है। अगर ऐसा हो गया होता तो ऐसा हो जाता, अगर मैंने पढ़ लिया होता तो मैं एग्जाम पास कर लेता, है ना। तो ये अगर मगर वाले थर्ड कंडीशनल जो पास्ट के एक बीती हुई घटना के एक रिग्रेट की बात करते हैं, जो आपसे हो नहीं पाया, जो आपको लगता था हो जाएगा पर हो नहीं पाया, तो ये कंडीशनल बनाया जाता है इस स्ट्रक्चर से। अगर की जगह लगा दो इफ, जो हो गया होता उसको बना दो पास्ट परफेक्ट में, और जो हो जाता उसको बना दो मॉडल वर्ब को परफेक्ट टेंस के अंदर। मॉडल वर्ब यहां पे कुड, वुड, शुड, मस्ट, माइट, इन 5 में से कोई भी लग सकती है। जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं, अगर किसी ने मुझे मदद किया होता तो मैं सक्सेसफुल हो जाता, मैं कामयाब हो जाता। इफ समवन हैड हेल्प मी आई वुड हैव सक्सीडेड। यहां पे ईडी लगाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सक्सीड की थर्ड फॉर्म सक्सीडेड। स्ट्रक्चर देखो इसकी, अगर के लिए हमने इफ लगाया, जो काम हो गया होता उसको हमने पास्ट परफेक्ट में लिखा, इफ समवन हैड हेल्प मी, और जो हो जाना चाहिए था, जो नहीं हो पाया, उसको हमने लिखा है मॉडल वर्ब के साथ परफेक्ट फॉर्म में।
तो आई वुड हैव V3 ये होता है मॉडल प्लस में परफेक्ट टेंस। तो ये है थर्ड कंडीशनल। अब देखो थर्ड कंडीशनल में जरूरी नहीं है कि ये जो आप टेंस देख रहे हैं ये हमेशा एक्टिव में हो, ये पास्ट परफेक्ट हो सकता है पैसिव में भी हो, मॉडल के साथ में जो हो जाता हो सकता है ये भी पैसिव में लगाओ। अगला सेंटेंस देखो, इफ द एम्प्लॉइज हैड बीन नोटिफाइड ऑफ द चेंज द स्ट्राइक वुड हैव बीन अवॉइडेड। अगर एम्प्लॉइज को नोटिफाई कर दिया गया होता चेंज के बारे में, बदलाव के बारे में, तो क्या हो जाता, ये हड़ताल, ये स्ट्राइक अवॉइड की जा सकती थी, इससे बचा जा सकता था। ध्यान से स्ट्रक्चर देखोगे तो अगेन थर्ड कंडीशनल है, ये काम हो गया होता तो ये हो जाता, लेकिन जो काम हो गया होता ना ये लिखा हुआ पैसिव में। अगर एम्प्लॉइज को नोटिफाई किया गया होता, हैड बिन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में। अच्छा फिर क्या होता, स्ट्राइक से बचा जा सकता था, स्ट्राइक वुड हैव बीन अवॉइडेड, इसको अवॉइड किया जा सकता था, अगेन ये भी पैसिव में। तो ये समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, थर्ड कंडीशनल एक्टिव और पैसिव दोनों में बनता है। अगर इतना समझे तो अब आता है इसका एडवांस पोर्शन जो आपको एग्जामिनर एरर्स की फॉर्म में पूछता है। एग्जामिनर पता क्या करता है, एग्जामिनर आपको थर्ड कंडीशनल नहीं देता, वो ये देखता है कि इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म आप पकड़ पाते हो या नहीं पकड़ पाते हो। ऑल्टरनेटिव फॉर्म यानी वैकल्पिक फॉर्म, ये है क्लासिक फॉर्म। आजकल ऐसे हम यूज नहीं करते, आजकल मॉडर्न इंग्लिश में इसका हमने एक नया रूप बना दिया है थर्ड कंडीशनल का, और वो पता क्या होता है, उस रूप में हम इफ को निकाल देते हैं और ये जो हैड रखा होता है ना इसको इफ की जगह ले आते हैं। तो अगर ये सेंटेंस में ऑल्टरनेटिव फॉर्म में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, हैड को शुरू में लाया, हैड समवन हेल्प्ड मी आई वुड हैव सक्सीडेड, यहां ईडी लगा लेना, V3 है, सक्सीडेड होता है, V3 यहां पे इस्तेमाल होगी। ये है इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म। आप सोच रहे होंगे सर ये तो बड़ा आसान है, पहले मैं ऐसे बनाऊंगा फिर दिमाग में ऐसे बना लूंगा, इफ को काटूंगा हेड को आगे लिखूंगा, ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसमें एक स्टेप आप मिस कर दोगे और मुझे पता है बड़े अच्छे से, पता है कौन सा, जब ये फर्स्ट क्लोज पैसिव में होगा आपका एग्जामिनर यहां से बिन निकाल के आपको देगा। इफ द एम्प्लॉइज हैड बीन नोटिफाइड ऑफ द चेंज को लिखेगा हैड द एम्प्लॉइज नोटिफाइड ऑफ द चेंज, बस यहीं पे आप फंसते हो। ये पूरी कहानी मैंने इसलिए की ताकि थर्ड कंडीशनल, उसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म और उसमें होने वाली होशियारी जो आपका एग्जामिनर करता है, तीनों चीजों को आप पकड़ पाए। बहुत सारे ढेरों क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, थर्ड कंडीशनल में हैड शुरू में लगा होगा, ऑल्टरनेटिव फॉर्म का बिन यहां से निकाला गया होगा। तो हैड बिन नोटिफाइड लिखा था, आपको तो हैड आगे लाना था, ये बिन नोटिफाइड तो यही रहेगा ना, तो हैड द एम्प्लॉइज नोटिफाइड लिख दोगे तो ये सेंटेंस यहां पे गलत हो गया टेंस की वजह से। अब इसको अप्लाई करो, ये मेन कॉन्सेप्ट आप ना अगर इसको यहां अप्लाई करोगे तो मुझे बताओ, रिवीजन एक्सरसाइज को प्लान किया जाता या रिवीजन एक्सरसाइज प्लान करती? आप किसी एक्सरसाइज को प्लान करते हो या एक्सरसाइज किसी चीज को प्लान करती है? मान लीजिए आपने सोचा कि मैं रिवीजन करूंगा अपने एग्जाम का, तो रिवीजन की एक्सरसाइज आप प्लान करोगे या रिवीजन प्लान करेगा? अरे रिवीजन की एक्सरसाइज को प्लान किया जाएगा पैसिव के अंदर। तो हैड द रिवीजन एक्सरसाइज, हैड द रिवीजन एक्सरसाइज बिन प्लान्ड। बहुत लंबी मुझे कहानी करनी पड़ी ये बिन की कहानी बताने के लिए आपको, लेकिन ये लॉजिकली आपने सीखा, मैथ्स के फॉर्मूला की तरह अब अगली बार आप पकड़ लोगे। जब भी थर्ड कंडीशनल दिखे हैड के साथ तो चुपचाप उसका इफ लगा देना हैड की जगह, और हैड को वर्ब के पहले लाके रख देना है, और फिर दिमाग में सोचना है क्या ये सेंटेंस सही बन रहा है। इफ द रिवीजन एक्सरसाइज हैड प्लान्ड केयरफुली, हैड प्लान तो सही नहीं बन रहा, एक्सरसाइज तो कुछ प्लान करेगी नहीं, मतलब उसको प्लान किया जाएगा, मतलब यहां पे पैसिव चाहिए, पैसिव के लिए हैड बिन होता है, तो इस हैड को मैं शुरू में ले आया तो ये बिन मैंने यहां पे बीच में लगाना है। चलो ये फर्स्ट एरर थी। सेकंड में पकड़ पाए, बहुत आसान है सेकंड वाली, हिंट दे रहा हूं आपको मैं, इस वर्ड के आसपास है। चलो सेकंड एरर है जी, सेकंड एरर है जी, ये सारे वर्ड्स की अंग्रेजी में ये कुछ खास 7 एडजेक्टिव्स हैं जो खुद ही कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। इनकी ना कोई पॉजिटिव डिग्री है ना कोई सुपरलेटिव डिग्री है। सुपीरियर यानी बेहतर, इंफीरियर यानी खराब, सीनियर यानी आपसे आगे, जूनियर यानी आपसे छोटा, आपसे नीचे, एंटीरियर यानी सामने वाला हिस्सा किसी चीज का, पोस्टीरियर यानी बैक साइड। गाड़ी का इंटीरियर होता है जिसमें गाड़ी का इंजन हो, पोस्टीरियर वो होता है जहां गाड़ी की डिक्की हो, ट्रंक हो, प्रायर का मतलब होता है पहले। इन सातों एडजेक्टिव्स की ये परेशानी है कि ये कहते हैं हम खास तरह के कंपैरेटिव एडजेक्टिव हैं, हमारी ना पॉजिटिव ना हमारी सुपरलेटिव, तो हमारे बाद देन मत लगाओ जो दूसरे कंपैरेटिव्स के बाद आप लगाते हो, हमें तो अपने बाद में टू लेना है, तो इनके बाद में कभी देन का इस्तेमाल नहीं होगा। तो शी इज सीनियर देन मोस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स इन द फर्म, क्या करें इसमें, सीनियर देन की जगह सीनियर। चलो एक सेंटेंस खुद से बना के देखो,
डू यू हैव एनी कमिटमेंट्स प्रायर देन आवर मीटिंग एट 5 o'clock? क्या आपके कोई कमिटमेंट्स हैं, कोई वादे हैं, कोई प्लान है प्रायर देन यानी पहले हमारी मीटिंग के जो 5 बजे होने वाली है? क्या 5 बजे पहले आप कुछ प्लान बना के बैठे हो? प्रायर लिखा है, प्रायर मतलब पहले, इसको बिफोर भी बोल सकते हैं, इसके पहले देन नहीं, इसके पहले टू का इस्तेमाल होगा, बिफोर टू, प्रायर टू, है ना। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना था और यहां भी अप्लाई करते ठीक तरीके से, तो प्रायर के बाद में टू लगता। अब ये सेकंड एरर जो है प्रीलिम्स लेवल की थी, फर्स्ट मेंस लेवल की थी, एक और इसके अंदर पड़ी है मेंस लेवल की एरर। अगर आप ढूंढ के बता सको, यहां मैं हिंट दे रहा हूं आपको, थर्ड एरर यहां मिलेगी। साथ साथ आपको चैलेंज भी कर रहा हूं मैं, इंटरेक्टिव क्लास बनाओ इसको, ऐसा समझो सर के कोचिंग सेंटर में आके बैठा हूं, सामने बैठे हैं, खड़े हैं सर बोर्ड के ऊपर, और मैं अपनी पूरी भरसक कोशिश कर रहा हूं हर चीज को, है ना, खुद से फिगर आउट करने की। आया पकड़ में? करवा दूं? चल देखो, अंग्रेजी में एक खास जो है ना लिमिटेशन, एक समस्या है। मान लीजिए आपने अपने भाई से एक लेटर लिखवाया। किससे लिखवाया? अपने भाई से। लेटर आपको लिखना था, आपका भाई नहीं लिखना चाहता था, लेकिन आपने लिखवा लिया उससे। इसको कहने के लिए अंग्रेजी में कोई ठीक से वर्ब अपने पास नहीं है। आपके भाई ने लेटर लिखा, लिखना आपने था, आपने बोल दिया आई रोट दिस लेटर। अब इस बात से यह पता लगता है कि लेटर आपने लिखा। अच्छा, आप अगर ऐसा बोल दो, हर ब्रदर रोट दिस लेटर, ये लेटर मेरे भाई ने लिखा, तो ये बात भी गलत है, उसने भी नहीं लिखा, लिखवाया तो आपने था। फिर आप ये बोल दो, शी आस्क्ड हर ब्रदर टू राइट दिस लेटर, उसने अपने भाई को आस्क किया या कहा लेटर लिखने के लिए, ये बात भी गलत है। कहने का मतलब तो ये होता है कहा, लिखा या ना लिखा ये तो नहीं पता। यानी अंग्रेजी में एक लिमिटेशन है, किसी से जब कोई काम करवाया जाता है जबरन, उसको अंग्रेजी में लिखना बड़ा मुश्किल होता है। ना मैंने खुद ने लिखा, ना मेरे भाई ने लिखा, ना मैंने मेरे भाई को कहा, मैंने उसको कहा भी और उसने लिखा भी। इसको बताने के लिए अपने पास है कॉजेटिव वर्ब्स, और कॉजेटिव वर्ब्स कितनी है? मेक, हैव और गेट, 3 टाइप की। अब आप बोलोगे सर मेक वर्ब का मतलब होता है बनाना, किसी चीज को कुछ बनाना। आई मेड दिस केक, मैंने इस केक को बनाया। हैव का मतलब होता है किसी चीज को रखना, आई हैव अ कार। गेट का मतलब होता है किसी चीज को पाना, आई विल गेट माई सैलरी। हैव, मेक और गेट अपने रेगुलर यूज में वही काम आती है जो आपको पता है। ये इनके स्पेशल यूजेज हैं, जब ये पॉजिटिव काम करेंगी, किसी से कोई काम करवाएंगी, तब ये जुड़वा वर्ब्स हैं हैव, मेक और गेट की, काम ये कुछ और करेंगी। समझ पा रहे हो? देखने में वैसी है, स्ट्रक्चर इनकी थोड़ी सी अलग होती है। अब देखो स्ट्रक्चर कैसे बनती है। देखिए, मेक वर्ब यूज करके जब आप किसी से कोई काम करवाएं, तो जो पहले काम करवाता है उसको लिखा जाता है, फिर इस वर्ब को लिखा जाता है जिस भी टेंस में लिखना चाहे, प्रेजेंट टेंस में V1, पास्ट टेंस में V2, परफेक्ट टेंस में हैड V3। फिर जिस आदमी से करवाया जाता है जबरन, उसका नाम लिखा जाता है, और लास्ट में जो काम उससे करवाया गया उस काम को लिखा जाता है वर्ब की बेस फॉर्म में। तो अगर मैंने अपने भाई से लेटर लिखवाया, तो लिखवाने वाला कौन? मैं, तो आई मेड, लिखने वाला कौन? माई ब्रदर, काम क्या था? राइट दिस लेटर। लॉजिकली समझ में आया? अब खुद से बना लोगे, कोई भी सेंटेंस बना लो ना। पुलिस वाले ने हमसे फाइन भरवाया, तो पुलिस वाला यानी द पुलिसमैन, मेड यानी उसने काम करवाया, किससे करवाया? हमसे करवाया, तो अस, क्या काम करवाया? फाइन भरना, तो पे, और पे का किसको किया? द फाइन। द पुलिसमैन मेड अस पे द फाइन। तो ये बड़ी प्यारी स्ट्रक्चर मेक के साथ जो है बना सकते हैं। ध्यान क्या देना है? ध्यान यहां देना है कि मेक जब बनाओगे एक्टिव के अंदर, तो यहां वर्ब की बेस फॉर्म का राइट का इस्तेमाल होगा। अगर यहां पे रोट लिख दूं तो गलत, अगर यहां पे टू राइट लिख दूं तो गलत, अगर यहां पे रिटर्न लिख दूं तो गलत। चलो, दूसरी वर्ब है हैव। अगर आप मेक की जगह हैव का इस्तेमाल करना चाहें V1, V2, V3 में, तो भी कर सकते हैं, बस यहां पे वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, बस इसको ध्यान रखना है। तीसरी वर्ब है गेट। गेट भी यही काम करता है, आई गॉट माई ब्रदर टू राइट दिस लेटर। गेट में कुछ खास है, गेट के अंदर आप टू इन्फिनेटिव लगाते हो, राइट नहीं लिखोगे, आप लिखोगे टू राइट। प्ले नहीं लिखोगे, टू प्ले। पे नहीं लिखोगे, टू पे। द पुलिसमैन गॉट अस टू पे द फाइन। चलो, अब एक और अच्छी बात बताता हूं आपको मैं, दिमाग में आपके सवाल आना चाहिए, सर जब मेक वर्ब से ही किसी से कोई काम करवा लिया जाता है, तो फिर हैव वर्ब की, गेट वर्ब की क्या जरूरत है? तीनों के अंदर टोन में फर्क है। देखिए, जब आप किसी से जबरन काम करवाते हैं, तब आप उसको मेक करते हैं। जैसे टीचर ने स्टूडेंट से कोई काम करवाया, जैसे पुलिस वाले ने आपसे फाइन भरवाया। जब किसी काम में फोर्स हो, जैसे माता बच्चे को सुलाती है
फोर्स से, खाना खिलाती है फोर्स से। तो जब भी दबाव डाला जाएगा तब मेक वर्ब का इस्तेमाल होगा। जब भी किसी को मनाया जाएगा, परसुएड किया जाएगा, प्रलोभन दे करके, मन समझा करके, जैसे बच्चे को बोलते हैं ना समझा के खाना खा ले खाना खा ले, तब आप उसको गेट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपका छोटा भाई, आपकी छोटी बहन आपको कभी कभी मनाता होगा कि मुझे ये चीज खानी है या ये दिला दो। तो जब किसी को आप जबरन करते हैं तो मेक वर्ब से, जब आप किसी को मनाते हैं तो गेट वर्ब यूज होती है, और जब न्यूट्रल सेंस में यूज करना होता है तब हैव वर्ब का इस्तेमाल होता है। अब आप ऑफिस में हो तो ऑफिस में आपका बॉस आपको जबरन तो करवा नहीं सकता कोई काम, है ना, आपको मना नहीं सकता। तो जहां प्रोफेशनल रिलेशनशिप होगी वहां पे हैव वर्ब का इस्तेमाल होगा किसी से काम कराने को। तो तीनों वर्ब्स की अपनी अपनी जगह है, अपना अपना यूज है। अब ये सारी कहानी मैंने इसलिए की ताकि ये तीन वर्ब्स को खुद बना करके आप सब सेंटेंसेस को फ्रेम कर सके, तीनों वर्ब यूज करके। तीन सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूं। पहले में लगी है मेक वर्ब V2 में, दूसरे में लगी है हैड वर्ब, तीसरे में लगी है गेट वर्ब। तीनों सेंटेंसेस में वर्ब को सही तरीके से आपको पिरोना है। लोगों ने मिनिस्टर से रिजाइन करवाया, बॉस ने क्लर्क से क्लाइंट्स को फोन करवाया, और छोटे बच्चे ने मां बाप को मजबूर किया या मनाया नए खिलौने खरीदने के लिए। हर रोज अपने मां बाप से नए खिलौने खरीदवाता था। चलो, मिनिस्टर से जबरन रिजाइन करवाओगे, अपने आप तो छोड़ेगा नहीं कुर्सी, तो यहां पे मेक वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो पीपल मेड द मिनिस्टर, जो काम करवाया है वर्ब की बेस फॉर्म में लिख दो रिजाइन। बिल्कुल ठीक है, रिजाइन ही आएगा यहाँ पे। बेस फॉर्म क्या होती है? रिजाइन। V1 लगा दो, बिना SES के कहलाती है बेस फॉर्म। दूसरे केस में देखो, बॉस ने क्लर्क से फोन करवाया क्लाइंट्स को। यहां पे एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, ना किसी को फोर्स किया जा रहा है ना किसी को मनाया जा रहा है। भाई बॉस आपको तनख्वाह देता है तो काम करवा लेता है, तो इसमें आप हैव वर्ब का इस्तेमाल करोगे। यहां कॉल का इस्तेमाल होगा, बेस फॉर्म ही लगेगी। द बॉस हैड द क्लर्क जो है कॉल द क्लाइंट्स। तीसरे केस में क्या हो रहा है जी? बच्चा माँ बाप को प्रेशराइज नहीं करेगा, उनको मनाएगा, रोएगा, मनाएगा, परसुएड करेगा। तो इस केस में आपने गॉट वर्ब का इस्तेमाल किया, और यहां पे आप क्या करोगे? टू का इस्तेमाल करके लिखोगे टू बाय। गेट वर्ब अपने साथ में टू बाय यानी टू बेस फॉर्म लेती है। अब इस फॉर्मूला को यहां अप्लाई करो ढंग से, अगर आपने सीख ली है। बस यही है पूरी पॉजिटिव वर्ब। आधा घंटा लगता है सीखने के अंदर, जो आपने 7 मिनट की मेहनत में सीख ली। अगर ऐसा है तो ये जो पूरी एक्सरसाइज इस तरीके से हो रही थी, ये लोग ऑफिशियल्स बना रहे थे इस पूरी खराब तरीके से होती हुई एक्सरसाइज को, और क्या कि ये बन जाए एक फार्स। ये मजबूर कर रहे थे इस पूरी एक्सरसाइज को। मेक की आईएनजी फॉर्म लगाइए, वही मेक वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब। पूरी एक्सरसाइज जो है बन जाए एक मखौल। जब आप मजबूर करते हो ना किसी चीज को कुछ बनने के लिए, उस आपकी बातों ने इस पूरी सिचुएशन को मजाक बनने पे मजबूर कर दिया। तो वैसे ही ऑफिशियल्स के हैपहैजर्ड एक्सरसाइज को ऑफिशियल्स ने एक फार्स बनने पे मजबूर कर दिया। तो यहां पे टू बिकम मत लिखो, मेकिंग द एक्सरसाइज बिकम अ फार्स। अगर यहां पे गेटिंग लिखा होता तो फिर टू बिकम यहां पे लग सकता था। चलो, बड़ी अच्छी एरर थी ये, मेंस लेवल की एकदम। आप IBPS PO मेंस, CGL मेंस में इस तरह के क्वेश्चन जो है फेस करते हैं। चलो, अब 2 रह गई है छोटी छोटी। एक बार फिर वीडियो को पॉज करता हूं मैं, फटाफट देख लो। देखो जी, कॉन्सेप्ट एक और है अपने पास कुछ स्पेशल नाउन्स अंग्रेजी में, जिन सारे नाउन्स के पीछे एस का इस्तेमाल नहीं हो रहा। इलेक्ट्रेट का मतलब होता है सभी वोटर्स का ग्रुप। पीपल का मतलब होता है बहुत सारे लोग। पर्सनल का मतलब होता है किसी डिपार्टमेंट कंपनी में काम करने वाले सभी स्टाफ के लोग। पुलिस का मतलब होता है सारे पुलिस वाले। जेंट्री का मतलब होता है धनवान और पैसे वाले खानदानी लोग किसी शहर में, किसी देश में, किसी गली में, किसी मोहल्ले में। पेजेंट्री का मतलब होता है गरीब लोग जो हैंड टू माउथ होते हैं, रोज कमाते हैं रोज खाते हैं। कैटल का मतलब होता है बहुत सारे दुधारू पशु। वर्मिन का मतलब होता है बहुत सारे इंसेक्ट्स, कीड़े या कॉकरोचेस। ये सारे वर्ड्स खास है क्योंकि ये सारे प्लूरल हैं, लेकिन ये बड़े धोखेबाज हैं, इनके आगे एस का इस्तेमाल नहीं हो रहा किसी के भी। तो ये वर्ड्स अपने को अंग्रेजी में दिमाग में रखने हैं, जहां भी ये मिले इनको प्लूरल ट्रीट करना है, बिना एस के प्लूरल होते हैं। दीज आर प्लूरल नाउन्स विदाउट एंडिंग विद द लेटर एस। तो द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, ये सेंटेंस गलत है। पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। द पुलिस का मतलब होता है पूरा पुलिस डिपार्टमेंट और उसके महकमे के सारे लोग। तो वर्ब यहां पे जो इज लगाई है इसको होना चाहिए आर। सम डिफेंस पर्सनल्स वर पुट अंडर सस्पेंशन फॉर बीइंग AWOL। कुछ डिफेंस के जो पर्सनल से उनको रखा गया सस्पेंशन के नीचे एवोल होने की वजह से। ये एवोल एक स्लैंग वर्ड है, बोलचाल का वर्ड अंग्रेजी में। इसका मतलब होता है जी
अवे विदाउट लीव, जब आप ऑफिस से, काम से, ड्यूटी से बिना छुट्टी ले कई दिन तक गायब हो जाते हो तो आपको ऑफिस में मान लिया जाता है एवोल, यानी अब आपको छुट्टी पे, आपको नौकरी से निकाल देंगे, आप पे कार्रवाई होगी। तो कुछ डिफेंस पर्सनल को सस्पेंशन में रखा गया छुट्टी से गायब होने की वजह से, नौकरी से गायब होने की वजह से। आप बोलोगे सेंटेंस बिल्कुल सही है, पर्सनल्स के बाद में प्लूरल वर्ब रखी हुई है, ध्यान क्या रखना है, इनके आगे एस नहीं लगा हुआ, तो फिर इस एस को निकालो। सम डिफेंस पर्सनल, वर नहीं, वर तो ठीक है, पर्सनल बिना एस के, पर्सनल वर पुट अंडर सस्पेंशन। तो दोनों चीज का ध्यान रखना है, इनके आगे एस भी नहीं आना चाहिए, बिना एस के प्लूरल है, और वर्ब आनी चाहिए इनकी हमेशा प्लूरल। लास्ट सेंटेंस देखो, मेनी कैटल्स हैव कॉट द डिसीज, बहुत सारे कैटल्स, बहुत सारे जानवर इस डिसीज को पकड़ चुके हैं या इस डिसीज को पा चुके हैं, यानी सबको बीमारी हो गई है। कैटल्स अगेन गलत है, कैटल का मतलब होता है दुधारू पशु, बहुत सारे, एक नहीं एक से ज्यादा, एक गाय, दो भैंसे, चार बकरियां, दो भेड़े, ये सब कैटल है। प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है, वो प्लूरल रखो बिना इसके ही, मैनी कैटल हैव कॉट द डिसीज। अब देखो इसमें इलेक्ट्रेट वर्ड भी आता है, इलेक्ट्रेट का मतलब होता है वोटर्स। मान लीजिए आपके वार्ड में 50 वोटर्स हैं, तो ये 50 वोटर्स मिल करके इलेक्ट्रेट बनाते हैं, पीछे एस लगाए बिना। अगर ऐसा है तो फिर यहां पे जो इलेक्ट्रेट्स आपने लिखा है ना, ये गलत है। स्क्रूटनी हो रही थी वोटर्स की, इलेक्ट्रेट्स की, बिना इसके इलेक्ट्रेट लिखोगे अपने आप ही प्लूरल वोटर्स की बात करेगा। तो ये बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा है लेकिन खोल के बता रहे हैं आपको। खाली इस वर्ड पे मत अटक जाना, बाकी के वर्ड्स भी देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। पुलिस, इलेक्ट्रेट, वर्मिन, कैटल, और भी थे ना 3-4, जेंट्री, पेजेंट्री, ये सारे वर्ड्स इस तरीके से चलते हैं। चलो अब एक लास्ट है, बड़ी प्यारी एरर है लास्ट वाली, वो भी आपको दिखा देते हैं, फिर क्लास को रैप अप करेंगे। देखो लास्ट एरर है कुछ स्पेशल नाउन्स में अंग्रेजी के अंदर, जो अपनी वर्ब फॉर्म से बहुत मिलते जुलते हैं। मैं 4 नाउन्स आपके सामने रख रहा हूं। पहला नाउन है कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बाधा, रुकावट, सीमा। दूसरा नाउन है कंप्लेंट, कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत। तीसरा नाउन है ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब होता है गुनाह। चौथा नाम है एनवलप, एनवलप का मतलब होता है लिफाफा। चारों नाउन्स है। अब देखो मजे की बात, अगर मैं इस नाउन के पीछे का टी निकाल दूं और इस नाउन के पीछे का भी टी निकाल दूं और इस नाउन के लास्ट का ई निकाल दूं और इस नाउन के एस ई को डी में बदल दूं, तो ये चारों नाउन जो है अपनी वर्ब में बदल जाते हैं। कंस्ट्रेन जब मैं लिखूंगा तो ये बन जाएगी वर्ब, इसका मतलब होगा किसी को सीमाओं में बांधना। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है? लिमिट, सीमा, बाधा, रुकावट। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है? किसी चीज को रुकावट में फंसाना, सीमाओं में बांधना। कंप्लेंट टी के साथ मतलब क्या है? शिकायत, टी निकाल दो तो कंप्लेन इस वर्ब का मतलब है शिकायत करना। एनवलप ई के साथ इसका मतलब क्या है? लिफाफा, अगर ई को निकाल दो तो बिना ई के एनवलप का मतलब होता है किसी चीज को लिफाफे की तरह चारों तरफ से ढक लेना। जैसे आपने किसी चीज को लिफाफे में डाला तो लिफाफा उसको एनवलप कर रहा है ना, पूरी तरीके से ढक लेना। और ऑफेंस का मतलब है गुनाह, अगर मैं डी लगा दूं ऐसी निकाल के तो ऑफेंड का मतलब होता है गुनाह करना, किसी क्राइम को, किसी गलत चीज को अंजाम देना। तो बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। 4 ये नाउन्स हैं, ये वो 4 हैं जो आपके एग्जामिनर्स ने पूछे हैं। ऐसे नाउन्स तो हजारों होंगे इस तरह के बनने वाले, इन 4 को जरूर दिमाग में बिठा लो, बार बार रिपीट होते हैं। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको, यहीं पे वीडियो को पॉज करके एक बार इनको ट्राई कर लो। टाइम इज अ मेजर कंस्ट्रेंट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वक्त जो है एक बड़ी सीमा है, बाधा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगर ये बाधा है ना तो कंस्ट्रेंट लिखो टी के साथ में, इसको एक नाउन बनाओ। लैक ऑफ फंड्स कैन कंस्ट्रेंट द कंपनीज एक्सपेंशन, पैसे की कमी सीमाओं में बांध सकती है कंपनी के विस्तार को। तो यहां पे कैन हेल्पिंग वर्ब साथ में चाहिए, कंस्ट्रेंट एक मेन वर्ब, मेन वर्ब बिना टी के आती है तो यहां पे लिखो टी के बिना। उसकी कंप्लेन को, हर कंप्लेन वॉज रिजॉल्व विद इन अ वीक, उसकी शिकायत को निपटा दिया गया, हल कर दिया गया एक ही हफ्ते में। यहां पे कंप्लेंट एक नाउन होना चाहिए, हर कंप्लेंट लिखो। द ऑफिशियल रिसीव्ड सेवरल कंप्लेंट्स टुडे, ऑफिशियल्स ने रिसीव किया बहुत सारी शिकायतों को आज। कंप्लेंट यहां पे नाउन है जो बिल्कुल सही है, चौथे सेंटेंस में नो एरर। ऑफिशियल्स ने क्या रिसीव किया? वर्ब का ऑब्जेक्ट है कंप्लेंट नाम का नाउन, तो ये नाउन जो है बिल्कुल सही तरीके से यूज हुआ है टी के साथ। प्लीज राइट द एड्रेस ऑन द एनवेलप, कृपा करके लिफाफे पे अपना एड्रेस लिखें। लिफाफा एनवेलप जो है ई के साथ में एक नाउन होता है, यहां पे पीछे ई लगाएं। थेफ्ट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, चोरी जो है एक पनिशेबल ऑफेंड है, एक ऐसा गुनाह है जिसकी आपको सजा मिलेगी।
गुनाह यानी एक नाउन है, पनिशेबल है, एक एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करेगा, नाउन होता है ऑफेंस। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप एक्सपेक्ट करें इन 4 तरह के स्पेशल नाउन्स में। तो ये पूरी कहानी इसलिए की ताकि ये नाउन आपके दिमाग में बैठे। अब देखो इस सेंटेंस में कहां पे आपको एरर दिख रही है, कंस्ट्रेंट को लेकर के। ऑपरेट कर रहे हैं किसके अंडर, सीमाओं के अंडर। अंडर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए कंस्ट्रेंट नाम का नाउन, मल्टीपल नाम का एडजेक्टिव इसको मॉडिफाई कर रहा है। अगर ऐसा है तो यहां लिखो कंस्ट्रेंट्स। अब इजी लग रहा है ना, जब इतना अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हो ना पंक्टिलियस मैनर में, तो फिर चीजें आपको मजाक खेल की तरह लगती हैं। आपको तो वो खिलाड़ी बनना है जिसको क्रिकेट की बॉल भी फुटबॉल की तरह दिखती है, जो पिच पे 20 ओवर खड़ा हो जाता है, फिर उसको हर बॉल जो है पता होती है कहां टप्पा खाएगी और कौन सा शॉट मुझे खेलना है। तो ये काम मैं आपको अंग्रेजी के साथ इसी तरीके से खेलना सिखाना चाहता हूं। चलिए कैसी लगी आज की क्लास जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीक से इस क्लास में कुछ बदलाव करेंगे, वो नेक्स्ट वीक में ही आपको बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, सरप्राइज है। एक एरर अब और नहीं बची इसमें, अब सारी हो गई। ठीक है, तो पहली एरर थी यहां पे बिन लगना था, एरर नंबर 1। दूसरी एरर थी देन की जगह पे टू लगाया जाना था। तीसरी एरर थी कंस्ट्रेंट को आप कंस्ट्रेंट लिखें नाउन बनाए। चौथी एरर थी इसके अंदर इलेक्ट्रेट्स का एस निकालना पड़ेगा, ये नाउन बिना एस के ही प्लूरल होता है हमेशा। और पांचवी थी जब आपने पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल किया, जानबूझ करके इस पूरी एक्सरसाइज को एक मखौल बनाया, तो आपने क्या किया, मखौल बनने पे मजबूर किया, तो मेड दिस एक्सरसाइज बिकम अ फार्स। यहां पे टू को आपको निकालना पड़ेगा, बेस फॉर्म लगानी पड़ेगी। चलिए क्लास को रैपअप करते हैं। ये जो पांचों वर्ड्स हैं 3 4 भारी भरकम, इनको मैं अलग से आपको एक बार रिपीट करवा देता हूं ताकि वोकैब का पोर्शन आपका अच्छे से कवर हो। पहला वर्ड जो आया था इनफॉर्मिटी आया था। इनफॉर्मिटी का मतलब होता है, देखिए फर्म यानी मजबूत, इनफॉर्म यानी कमजोर, इनफॉर्मिटी यानी किसी चीज के अंदर की कमजोरी या उसकी कमी। वीकनेस, फ्लॉ, डिफेक्ट, शॉर्टकमिंग, लिमिटेशन या वल्नरेबिलिटी कमियों को बोलते हैं। इसका बिल्कुल उल्टा होता है किसी चीज की मजबूती, इसको स्ट्रेंथ, रोबस्टनेस, साउंडनेस, स्टेबिलिटी और सॉलिडिटी बोलते हैं। सारे बड़े कॉमन से वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखोगे तो दिमाग में रिलेट कर पाओगे। लीगल एक्सपर्ट्स पॉइंटेड आउट सीरियस इन्फॉर्मिटीज इन द प्रोसीजर दैट नीडेड करेक्शन। लीगल एक्सपर्ट्स ने इशारा किया बहुत सीरियस सी कमजोरियों को या कमियों को पूरे प्रोसीजर में, जो जिनको जरूरत थी करेक्शन की, जिनको जरूरत थी सुधारों की। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वर्ड दिमाग में बिठा लेना, कहानी के साथ बता दिया है, इस फोटो के साथ देख लेना। अगला वर्ड था अपने पास पेन स्टेकिंग, जिसका सिनोनिम था पंक्टिलियस। देखिए पेन यानी दर्द, अगर आप पेन टेक कर रहे हो तो बड़ा दर्द ले रहे हो, और अगर आप कोई काम दर्द लेके करते हो तो यानी उसको बड़े ध्यान से करते हो, उसमें कोई गलती ना हो। तो पेन स्टेकिंग वो काम है जिसमें पेन को टेक किया जाता है। ऐसा काम जो बहुत डिटेल में किया जाए, बहुत अंदर घुस करके टाइम लगा के मेहनत से किया जाए, और इसी का सिनोनिम है पंक्टिलियस। पंक्टिलियस को मैंने बताया था आपको पंक्चुअल से जोड़ देना। एक ऐसा पंक्चुअल आदमी जिसको आपने 6 बजे बोला तो वो सिर्फ ऐसा भी नहीं है 6 बज के 1 सेकंड होने देगा, वो 6 बजे आपके पास सामने खड़ा होगा। इतना पंक्चुअल कि इतना डिटेल्ड हो जाए वो, इतना अंदर घुस जाए हर चीज के कि अपनी पंक्चुअलिटी को 100% इन्फोर्स करे। ऐसे पंक्चुअल आदमी को अंग्रेजी में पंक्टिलियस वर्ड से जब कनेक्ट करोगे तो पंक्टिलियस का मतलब निकलेगा बहुत ज्यादा डिटेल में किया गया कोई काम। तो स्क्रूटनी जो हो रही थी वो पंक्टिलियस थी, बहुत ज्यादा डिटेल स्क्रूटनी जो है ऑफिशियल्स के द्वारा की जा रही थी। तो ये पंक्टिलियस इसका सिनोनिम है। फास्टिडियस, थोरो और मेटिकुलस इसके अलग से सिनोनिम्स बनते हैं। उल्टा बिल्कुल होता है इसका कर्सरी, हेस्टी या केयरलेस। ऐसा काम जो ऊपर ऊपर से किया जाए, जिसमें वक्त बचाया जाए, एफर्ट्स को कम लगाया जाए, बस काम करना है सिर्फ खाना पूर्ति के लिए, तो कर्सरी या केयरलेस। डाइवर्स मेड अ पेनस्टेकिंग सर्च ऑफ द डिब्री ऑफ द क्रैश्ड एयरक्राफ्ट। डाइवर्स ने एक बहुत पेनस्टेकिंग, बहुत ज्यादा डिटेल्ड सर्च की मलबे की, डिब्री की, इस क्रैश किए हुए एयरक्राफ्ट की। डिब्री का मतलब होता है मलबा। तो ये वर्ड भी देख लेना, आ गया अपने आज के सेंटेंस में। एक वर्ड और आता है हैपहैजर्ड। देखिए हैजर्ड का मतलब होता है खतरा। हैपहैजर्ड वो चीज है जो इतनी बेतरतीबी से हो, अव्यवस्थित तरीके से हो, जिसके अंदर आधा खतरा तो ऐसे ही पैदा हो जाए। हैपहैजर्ड, आधा खतरा, इसलिए वो है हैपहैजर्ड, बेतरतीबी से किया गया। जैसे ये पूरा कंप्यूटर डेस्क देख रहे हो आप, कमरा देख रहे हो, ये हैपहैजर्ड है, कहां कौन सी चीज रखी है समझ नहीं आ रहा। तो ऐसी चीजों को रैंडम, केओटिक, डिसऑर्डरली, अनसिस्टमैटिक, एमलेस और आर्बिट्रेरी बोल सकते हैं। हैपहैजर्ड का बिल्कुल उल्टा होता है जो व्यवस्थित तरीके से हो, प्लान्ड हो, मेथोडोडिकल हो, सिस्टमैटिक हो, स्ट्रक्चर्ड हो या ऑर्गेनाइज्ड हो। हैपहैजर्ड कंस्ट्रक्शन हैज मेड द सिटी वल्नरेबल टू अर्थक्वेक्स। बेतरतीबी से किया गया कंस्ट्रक्शन जो है बना चुका है इस पूरे शहर को वल्नरेबल या कमजोर अर्थक्वेक्स के सामने।
तो ये वर्ड भी हैफ एजड दिमाग में आपके बैठ जाएगा। लास्ट वीक आया था, रिवीजन करवा रहा हूं। लास्ट वर्ड और अपने पास एक क्लास को पूरा करने से पहले, फार्स। फार्स का मतलब होता है तमाशा, मखौल या मजाक। ये कि ये वर्ड अगर आपको दिमाग में बिठाना हो तो इसको समझ लो फार्स को फॉल्स से। फार्स एक ऐसा शो है जो फॉल्स है, सिर्फ दिखाने के लिए हो रहा है। जैसे सरकारी दफ्तरों में काम एक फाल्स होता है। कैसे फाल्स होता है? देखने में आपको लगेगा ये बहुत गंभीर काम कर रहे हैं, देश चला रहे हैं, लेकिन काम हो रहा है सारा पैसे का। हर आदमी सोच रहा है कि कुछ कमा लूं, चोरी कर लूं, 10-20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो ये सारा काम सरकारी दफ्तरों का होता है फार्स के जैसा, या फिर इसको आप बोल सकते हैं तमाशे के जैसा। तो फॉल्स फार्स को ऐसे कनेक्ट करना, मॉकरी, शैम, ट्रावेस्टी, शराड, पैरोडी, फियास्को और एब्सर्डिटी सभी तमाशे के, जुलूस के सिनोनिम्स हैं। उल्टा होता है फार्स का सीरियसनेस, क्रेडिबिलिटी, भरोसेमंदी, सिंसियरिटी, इंटेग्रिटी और लेजिटिमेसी। पुअर इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस टर्न द एंटायर केस इनटू अ फार्स। खराब जांच ने पुलिस के द्वारा पूरे केस को एक फार्स में, एक तमाशे में, एक मखौल में बदल दिया। चलिए इसी के साथ में क्लास को रैप अप करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी? थोड़ा डिटेल में जाकर के पढ़ाने की मैंने कोशिश की। होपफुली सम ऑफ यू, एटलीस्ट सम ऑफ यू मस्ट हैव लाइक्ड इट। मुझे पता है जो बच्चे बहुत ज्यादा मेटिकुलस है, पढ़ाई के लिए सीरियस हैं, ये डिटेल्ड स्टडीज आपको यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी जो अटेंशन के ऊपर चलता है। यूट्यूब पे क्या, कुछ कहानी करो, कुछ जोक सुनाओ, कंटेंट को लाइट रखो, आधी चीजें ऐसी बताओ जो आपको पहले से पता हो। तो ऐसी वीडियोस को, ऐसे कंटेंट को बहुत ज्यादा, है ना, अच्छे से सुना, देखा और जो है सपोर्ट मिलता है। तो ऐसा सपोर्ट यूट्यूब पे जो नहीं मिल रहा है, इस क्लास के जरिए मैं सीरियस स्टूडेंट्स के लिए लाने की कोशिश करता हूं। कल आपसे करेंगे मुलाकात एडिटोरियल्स में। अंटिल देन, साइनिंग आउट।